जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, थोड़े से मेरा प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अब मैं फ़िलहाल ठीक हूँ। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पुलिस का, यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे मैथ का। तो दोस्तों हम लोग 19 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट किया है दोस्तों, और पांचों प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने देखा होगा और अपना परफॉर्मेंस भी आप लोगों ने जाना होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसी दौर में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। उम्मीद करता हूं कि भी आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। देखिए, अगर आपको सवाल नहीं समझ में आते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर आप इसको PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, तो PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार विद प्रमोद से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया यहाँ पर, यदि किसी गांव की जनसंख्या 20% घटती है, फिर 10% बढ़ जाती है और फिर 10% बढ़ जाती है, तो नई जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगी? देखिए दोस्तों, 20% घटती है, 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, यानी जनसंख्या पहले 5 थी तो घट कर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, घट कर कितना हो गया? 4 हो गया। फिर 10% बढ़ जाती है, 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। जनसंख्या पहले 10 था, 1 बढ़कर 11 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला गया है फिर 10% और बढ़ जाती है, 10% का मतलब 1/10। पहले जनसंख्या 10 था, 1 बढ़कर 11 हो गया दोस्तों। आइए इसी को आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। सभी लोग एक बार देखिए, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए, 10 × 10 × 5 यानी 500 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 500। यहाँ से गुणा करिए, 11 × हम 121, 121 का गुना करेंगे किसमें? 4 से। 4 से गुना करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 484 हो जाएगा दोस्तों। 484 हो जाएगा। तो पूछा है कि नई जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो नई जनसंख्या बन रहा है प्रारंभिक जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है दोस्तों? जिसके साथ का लगा होता है नीचे होता है, जिसके साथ दोस्तों का लगा होता है ना, वह नीचे होता है। तो नई जनसंख्या क्या भैया? 484 है, 484 है। प्रारंभिक जनसंख्या का, तो प्रारंभिक जनसंख्या क्या है? 500 है, तो 500 नीचे हो जाएगा बटे 500। अब प्रतिशत को बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 9 45, बचेगा 3, हो जाएगा 34, 5 6 30, बचेगा दोस्तों 4, 5 8 40, यानी हो जाएगा 96.8%। कितना होगा दोस्तों? 96.8%। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को दोस्तों। जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़िए। जो छात्र हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का परफॉर्मेंस बेहतर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए, यूपी पुलिस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए दोस्तों, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए, अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सके दोस्तों। ये जो मौका मिला है दोस्तों, ये बेहतर मौका मिला है, ये आपको सुनहरा अवसर मिला है दोस्तों। 60,000 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, इसलिए इतना मेहनत करिए कि इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से। एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 500 रुपये हैं। उसी राशि पर 1/3 वार्षिक ब्याज दर पर 3 गुना समय के लिए साधारण ब्याज बताइए। तो सबसे पहले आपको वह राशि पता करनी होगी। वह राशि क्या है, उस राशि को पता करना होगा दोस्तों। सबसे पहले आप धनराशि निकालिए। कैसे निकालिएगा? यहाँ से 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 1/10 का मतलब आपको पहले क्या दिया है? यहाँ पर आपको क्या दिया है? 500 रुपये दिए हैं। किस चीज़ की? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आप यहाँ से मूलधन निकालेंगे। कितने साल की बात किया है? 3 साल। तो 3 साल है, तो ये जो 10 है नीचे वाला हर में, इसी का आप क्यूब कर दीजिए। इसका क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1000। और ये क्या हो जाएगा? P यानी मूलधन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मूलधन हमने क्या मान लिया दोस्तों? 1000। अगर दोस्तों मूलधन को हमने 1000 मान लिया, 3 साल की बात है, 10% का रेट है, 10% का मतलब 1/10 के हिसाब से ब्याज लगने वाला है।
ठीक है। 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा इस 1/10 के हिसाब से इस ब्याज लगेगा इस 1000 पर। तो पहले साल ब्याज कितना मिलेगा भैया? आप कहेंगे 100 रुपये ब्याज मिलेगा। दूसरे साल जब प्रवेश करेंगे, दूसरे साल में 1/10 के हिसाब से ही ब्याज लगेगा 1000 पर, तो 100 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन दूसरा वाला दोस्त बहुत ही यह खरूस आदमी है, वह पहले से भी ब्याज लेगा, यानी 100 से भी 1/10 ब्याज लेगा। इसका मतलब यह ब्याज जो है 10 रुपये और लेगा। दूसरे साल में जब प्रवेश करे जाएंगे तो पहले साल से जो ब्याज मिला है पहले साल का, उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। ठीक है। तीसरे साल में जब ही प्रवेश करेंगे दोस्त, तीसरे साल में जब ही प्रवेश करेंगे तो तीसरा साल भी इस 1000 पर ब्याज तो लेगा ही 10%, यानी कितना लेगा? 100 रुपये। 100 रुपये तो यह ब्याज लेगा ही लेगा। लेकिन साथ ही साथ वह इसके पहले, तीसरे साल से पहले जितने भी ये 2 साल में ब्याज मिले हैं, इन दोनों साल पर ब्याज लेगा। तो 100 पर भी 10% ब्याज लेगा, 10 रुपये ब्याज लेगा। इस 100 पर भी दूसरे साल का जो 100% है, इस पर भी ब्याज लेगा 10%, 10 रुपये ब्याज। और इस 10 रुपये पर भी ब्याज लेगा 10%, इसका मतलब 1 रुपया ब्याज यहाँ से इसने और लेगा। कोई दिक्कत बताइए दोस्त? कोई भी दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। सभी ये क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया दोस्तों। ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज हैं। कितने हो गए भैया? 100, 300 और 330, 31, 331 रुपये हो गए दोस्तों। कितना हो गया आप लोग बताएंगे? 331 रुपये यहाँ पर ब्याज हो गया। और ब्याज कितना है? 500 रुपये है। 331 का मान क्या हो गया दोस्तों? 500। 331 का मान दोस्त 500 है, तो वह मूलधन क्या है? 1000 है। 1000 का मान निकाल दीजिए। 500 बटे 331 गुना 1000। ठीक है। 531 बटे करेंगे, सॉरी 500 बटे 331 बटे गुना 1000। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। कैसे कैसे निकालना है? 1/3 वार्षिक ब्याज दर पर दोस्तों, 1/3 वार्षिक ब्याज दर से आपको साधारण ब्याज निकालने हैं। तो ये तो चीज़ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए आगे, यहाँ समझिए, यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा दोस्त। उसी राशि पर, राशि क्या है दोस्त? तो राशि कहेंगे 500 बटे 331 गुना 1000, ये राशि है। इसी राशि पर 500 बटे 331 गुना 1000, इसी राशि पर 1/3 वार्षिक ब्याज दर पर, 1/3 माने इसका 1/3 करेंगे 10 का 10/3 हो जाएगा। 10/3 के हिसाब से 3 गुना समय में, इसका 3 गुना करेंगे 3 या 9 हो जाएगा। 3 गुना समय में साधारण ब्याज क्या होगा? तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये हो गया, बटे क्या करेंगे यहाँ पर? 100 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे दोस्त। बस इसी को हल करना है, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। यहाँ से काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। और 3 से काटिएगा, 3 या 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भैया, बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से देखिए 5 या 15, 15 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 जीरो यहाँ 1 जीरो है, 15,000 हो जाएगा दोस्त। 15,000 बटे क्या है? 331 है, 331। 15,000 में जब 331 से भाग देंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा? देखिए, चार बार जाएगा। तो 4 बार जाएगा, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, ये होगा। यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से बचेगा दोस्तों 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर यहाँ जीरो उतारेंगे हम लोग, जीरो उतारेंगे तो अब कितनी बार जाएगा दोस्तों? अब कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे दोस्त कि भाग जो है ना वो भैया 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 5 बार जाएगा। देखिए 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 5 बार जाएगा। यानी इसका जो उत्तर होगा 45 से शुरुआत होगा दोस्तों, 45 से शुरुआत होगा। तो 45 से शुरू होने वाला कौन सी संख्या है दोस्तों? कौन सी संख्या भैया? 45 से शुरू होने वाला बस दोस्त एक ही तो ऑप्शन है, 3 नंबर। ये 45 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, 3 नंबर, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है?
बताइए। थोड़ा सा दोस्तों इसमें टाइम टेकिंग वाला सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि और इतने इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कार, ट्रेन और बस की गति 6:9:6 के अनुपात में है। कार, बस और ट्रेन की औसत गति 77 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार और ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। तीन चीज़ हैं, क्या है? एक कार है, पहले नंबर कार है, ट्रेन है और क्या है दोस्त? एक बस है। कार है, ट्रेन है दोस्त और बस है। इनकी गति का अनुपात दिया है कितना? 6:9:6। गति का अनुपात दिया है 6:9:6। क्लियर है? 6:9:6 दिया है। इनका औसत क्या दिया है? 77। तो इसका औसत निकाल लीजिए। 6 6 12 9 21। 21/3 अनुपात औसत होगा। एक किसके बराबर है? 77 के बराबर है। 7 से काटेंगे 7 × 21, 7 से काटेंगे 11, 12 में कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, यानी एक अनुपात का मान क्या हो गया दोस्तों? 11। एक अनुपात का मान दोस्त 11 हो गया। आपसे पूछा किस बात को है? क्या चीज़ पूछा है? कार और ट्रेन की औसत गति बताना है। कार और ट्रेन 9 6 15 15/2 का मान निकालना है। एक का मान 11 है, 15/2 का मान क्या हो जाएगा? 15/2 × 11 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है भैया? बताइए, गुणा कर दीजिए। यहाँ पर यहाँ से गुणा करिएगा तो 15 में जब 2 से भाग करेंगे 7.5 आएगा दोस्तों। 7.5 हो जाएगा। 7.5 × 11, 11 से गुना करिए तो 5 8 7 15 के 5 5 8 5 13, गुणा करिए 11 से, क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों 15 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 7.5 बार में, तो हो जाएगा 7.5 × 11। 11 से गुणा कर दीजिए 7.5 में तो क्या होगा? 5 आ जाएगा यहाँ पर। 7 5 12 के 2 हासिल का 1, 7 1 8, यानी हो जाएगा क्या? 82.5। क्या होगा दोस्तों? 82.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, कहा गया है इसमें, यदि 27² बराबर x/7⁴/9 तो x का मान बताइए क्या होगा दोस्तों। x का मान आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, 27² बटे क्या है? x है, बराबर क्या दिया गया है? x/7⁴ और इसके बटे क्या है दोस्तों? 9 है। तो ये जो 9 है दोस्तों, इसके बटे 1 करेंगे और ये इस जब भाग दिया जा रहा है 9/1 से तो गुणा में बदलेगा तो हो जाएगा 1/9। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ से यह खत्म हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसके बाद क्या करना है? तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। और 27 का स्क्वायर गुणे 7⁴ गुणे 9 करना है। 27 का स्क्वायर गुणे 7⁴ गुणे 9 वर्गमूल, यहाँ पर स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर की संख्या क्या होगी? इधर की संख्या अंडर रूट में आ जाएगी। क्या होगा दोस्तों? अंडर रूट में आ जाएगा। तो इधर से जब आप हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर, तो ये संख्या अंडर रूट में आ जाएगी दोस्तों। इसको अंडर रूट में कर देंगे, यानी उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालिए। 27/2 है तो 127 बाहर हो जाएगा। 7/4 है तो 7/2 होके बाहर निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकल जाएगा। इसी का गुणा करना है दोस्तों। अब गुणा कर दीजिए। इसका गुणा करेंगे दोस्तों जब, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? देखिए, या तो आप इसका गुणा करिए या तो आप इसका डिजिटल सम लगाइए। तो डिजिटल सम लगाइए, सबसे आसान रहेगा। गुणा करेंगे काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा दोस्तों। डिजिटल सम क्या करता है? अंकों का योग जोड़ के 9 बनाना है दोस्तों। अंकों को क्या बनाना है? 9 बनाना है। जहाँ 9 बनता है उसको शून्य मानेंगे, खत्म कर देंगे। जैसे देखिए, इस 7 2 9 हो रहा है। यहाँ पर 7 2 9 हो रहा है। 9 का मतलब 0, और 0 का जब गुना होगा तो अगर दोस्तों
7 दूनी 9 हो रहा है, तो 9 से किसी भी संख्या में जब गुणा किया जाएगा तो उसका डिजिटल सम 0 ही आता है। ठीक है, डिजिटल सम क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस पूरी संख्या का डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। तो ऑप्शन का भी डिजिटल सम 0 होना चाहिए। तो किसका 0 है भैया? जोड़ने के बाद जहाँ 9 बना उसको आप 0 मान लेंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पर आइए, 4 4 8 प्लस 1 9, तो 9 बन रहा है यहाँ से तो नहीं बनेगा 9, यहाँ से भी नहीं बनेगा, यहाँ से भी नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन से 9 बन रहा है, 9 का मतलब 0। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ से भी डिजिटल सम 0 है और यहाँ से भी डिजिटल सम 0 है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। डिजिटल सम के बारे में अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिए। अब आपके पास समय नहीं है, सवाल को हल नहीं करना है दोस्तों, बस आपको एडवांस मेथड लगाने हैं, ठीक, स्मार्ट तरीके लगाने हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 25 और 500 हैं। यदि पहली संख्या 2 से विभाजित करने पर यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तब दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताना है दोस्तों। यहाँ पर एलसीएम क्या है? यहाँ पर एलसीएम 500 है, एचसीएफ क्या है दोस्तों? 25 है। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या दिया गया है यहाँ पर? एलसीएम क्या है भैया? तो एलसीएम दोस्त इसका 500 है। एचसीएफ क्या है? 25 है। आप संख्या जब भी मानेंगे तो इस 25 में ही एक कोई चर राशि लगाकर संख्या मानेंगे। हम संख्या मान लेते हैं, एक संख्या को 25A और एक संख्या को मान लेते हैं 25 का B। इन दोनों का लॉसव क्या है दोस्तों? इन दोनों का लॉसव निकालेंगे तो क्या होगा? 25AB होगा, 25AB होगा। लॉसव कितना दिया है? 500 दिया है, 500 के बराबर कर देंगे। ठीक, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 20 बार में कैंसिल, यानी AB का मान क्या होगा जाएगा? AB का मान दोस्तों हो जाएगा 20। AB का मान 20 हो जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो 4 पंजे 20 होता है, 4 और 5 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, 4 और 5 होगा दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या बताइए। अगर एक संख्या 25 है, सॉरी दूसरी संख्या आपको बताना है दोस्तों। दूसरी संख्या बताइए। यदि पहली संख्या हमने क्या माना? 25A माना है, 25, तो ये जो 4 है A का मान है, 5 जो है B का मान है। रखिए यहाँ पर 25 चौका 100 हो जाएगा, एक संख्या 100 है और एक संख्या 25 पंजे 125 है दोस्तों। क्या है? 125 है। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है, दूसरी संख्या क्या है? 125 है, तो 125 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, देखिएगा। दो क्रमिक छूट जिसमें पहली D और दूसरी 10% है और क्रमिक छूटों के बाद विक्रय मूल्य 807.84 रुपये है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1020 रुपये है तो D का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। D का मान आपको ज्ञात करने हैं। देखिए, छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य क्या है? 1020 रुपये अंकित मूल्य है। ठीक है, 1020 रुपया अंकित मूल्य है दोस्तों। अब इस पे छूट दिया जा रहा है। कितना छूट? पहले D% का छूट, तो जितना छूट होगा 100 में से घटाएंगे तो 100 माइनस का D मिल रहा है, इतना में बिक रहा है। कितना बिक रहा है? 100 माइनस D में वस्तु बिक रहा है। फिर 10% का छूट है तो इसका मतलब 90 पर बिक रहा है, 90 पर यहाँ पर बिक रहा है। क्लियर? अब ऐसा करने पर कितने में वस्तु को बेचा गया? 807 रुपये 84 पैसे में वस्तु को बेचा गया है दोस्तों। अब यहाँ से आप लोग इससे काट पीट कर हल इसका आंसर निकालेंगे। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों यहाँ से आप काटिएगा, 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 9 8 72, 9 8 72, 72 हो जाएगा, 8 बचेगा 87, 9 9 81, 6 बचेगा दोस्तों, हो जाएगा 68 और 9 छक्का 54, 9 7 63, 5 बचेगा 9 छक्का 54। ठीक है, इतना बार में कटेगा और यहाँ से जब काटेंगे आप
यहाँ पर दोस्तों 17 से काटेंगे 17 छक्का 102 और 17 से काटेंगे 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, बचेगा क्या दोस्तों 4 बचेगा, और 17 दूनी 34, 17 दूनी दोस्तों 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34, बचेगा क्या 34, और बचेगा 13, बचेगा क्या दोस्तों 13, ठीक है 13 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 6 उतारेंगे 36, यानी 136 हो जाएगा। 17 से भाग देंगे तो 17 8 136, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, 0.2 स्थान पर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है इतना बार में यह कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको आप 2 से काटिए, यहाँ पर 6 है दोस्तों, यहाँ पर जब आप इसको 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंजे, या तो आप इसको 6 से काट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों आप इसी को 6 से काट दीजिए, यहाँ पर यहाँ 6 है तो 6 से इसी को काट दीजिए, यहाँ पर 6 से भाग देंगे, अगर 6 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, देखिए कितनी बार में जा रहा है, 6 से भाग देंगे अगर दोस्तों तो यहाँ पर जाएगा 6 7 42, 8 7 56, 7 6 42 और 8 7 56, इसका मतलब 7 बार जाएगा 42 होगा दोस्तों, 10 बचेगा, हो जाएगा 108। दोस्तों जब इसको 6 से काटा जाएगा, 6 कम 6, 6 से इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 6 बटे 48, 48 और 4 बचेगा 6 बटे 48, ठीक है 0.88 आएगा, ठीक है गुणा कर देंगे 100 में, गुणा करेंगे दोस्तों 100 में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए भाई इधर क्या बच गया, इधर बचा है आपका 100 माइनस का डी बचा है, अभी नीचे 100 है तो 100 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 88 दोस्तों, क्या हो जाएगा 88। तो डी का मान निकालना है दोस्तों, डी का मान निकालना है तो डी बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस का 88, क्या होगा 100 माइनस का 88 बराबर कितना 12%। तो कितना परसेंट छूट मिला है, पहले 12% का, डी का मान क्या होगा 12%, ऑप्शन नंबर 1 12% इस प्रश्न का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। 25 छात्रों के औसत अंक 45 हैं। बाद में अंकों की पुनर्गणना करते समय यह पाया गया कि एक छात्र के अंकों को गलत तरीके से 28 के स्थान पर 82 गिन लिया गया है। तो छात्रों का सही औसत अंक बताइए। देखिए दोस्त, औसत अंक क्या था 45 था। औसत अंक क्या था दोस्तों 45 था, लेकिन हुआ क्या, गिनना था 28, गिन लिया गया कितना 82। कितना अधिक गिना गया है यहाँ से देखिए, 12 में से 8 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, 54 ज़्यादा गिन लिया गया है। इसको बांट देंगे 25 छात्रों में से, 25 छात्रों में, ठीक है। 25 को लिख सकते हैं आप लोग 100/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4, 4 चलेगा ऊपर, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 1 21, 2 स्थान पे यहाँ लगेगा, 100 से भाग देंगे तो 2.16, 2.16 आपने क्या कर दिया ज़्यादा गिन लिया। इसका मतलब इसमें से 2.16 यहाँ पर कम करना पड़ेगा। 2.16 क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कम करना पड़ेगा। तो घटाइए, 2.16 ने घटा के आप 3 घटा देंगे अगर, तो क्या बचेगा यहाँ से 42 बचेगा, 42। लेकिन आपने 3 घटा दिया, आपने एक्स्ट्रा कितना घटा दिया, कितना घटा दिया आपने एक्स्ट्रा, तो आपने 84 एक्स्ट्रा घटा दिया है। 84 वापस इसमें जोड़े देंगे, 84 इसमें वापस 0.84 यहाँ पर जोड़ा जाएगा। यानी इसका जो सही औसत होगा वह क्या होगा 42.84, 42.84 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और ये प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिएगा आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। और छात्र जो 25% अंक प्राप्त करता है वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक छात्र जो 75% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण मानक अंकों से 35% अधिक अंक प्राप्त करता है। अधिकतम संभव अंक ज्ञात कीजिए। सुनिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के तरीके क्या होते हैं इस बात को समझिएगा। एक छात्र है जो 25% अंक प्राप्त किया है दोस्तों, 25% अंक प्राप्त किया है, ठीक है। 25% अंक इसने एक छात्र ने प्राप्त किया। अब 15 नंबर से वह फेल हो जाता है, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब 15 अंक अगर यह पा जाता तो यह पास हो जाता, ये पास होने का नंबर है दोस्तों, ठीक है।
अगला बात इसमें बोला गया कि एक छात्र और है जो 75% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह जो पास होने का मानक अंक था उससे उसने 35% नंबर ज़्यादा प्राप्त कर लिया। मानक अंक 100% रहा होगा, 35% ज़्यादा प्राप्त किया, इसका मतलब 35 नंबर इसने ज़्यादा प्राप्त कर लिया। तो 35 नंबर जो ज़्यादा प्राप्त कर लिया है, तो उस 35 नंबर को जब आप घटाएंगे, 35 नंबर को क्या करिए, घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये क्या है, पास होने का अंक है, ये भी पास होने का अंक, ये भी पास होने का अंक। इसका मतलब ये दोनों अंक आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों पास होने का अंक है। बस 75 माइनस 25 करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 50। 75 माइनस 25 करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 50%। 50% यहाँ हो जाएगा, और 35 प्लस 15 क्या हो जाएगा 50। 35 प्लस 15 क्या होगा दोस्तों 50। 50% बराबर 50, तो 100% बराबर 100 अंक। भाई जो अधिकतम संभव अंक होता है वह 100% होता है, तो 100% का मान निकालेंगे। 50 को 100 बनाने के लिए क्या करिए, 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना इधर भी कर लेंगे, तो 100 नंबर है इसका अधिकतम अंक। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। 12 मीटर और गुणे 0.45 मीटर गुणे 1.89 मीटर की दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर हैं। यानी ईंटों की संख्या आपको ज्ञात करने हैं, जिसकी माप दिया है 18, 15, 12। यदि इसकी मात्रा का 3/14 गारा द्वारा लिया गया है, 3/14 हिस्सा दीवार में दोस्तों क्या है, गारा है, तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। देखिए ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए दीवार का पहले आयतन निकाला जाएगा। दीवार के आयतन में आपको भाग दिया जाएगा किससे, एक ईंट के आयतन से। ठीक है, तो सबसे पहले दीवार में जितना गारा लगा है वो गारा को नहीं लेना है, केवल ईंट को लेना है। देखिए दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, 12 मीटर में है, इसको आप सेंटीमीटर में बदलेंगे 1200 हो जाएगा। 0.45 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे दोस्तों तो दशमलव खत्म हो जाएगा, 4-5 मीटर यानी 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 100 से गुना करेंगे यहाँ पर 189 यहाँ पर हो जाएगा। ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर में, बटे नीचे क्या है, बट नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कहा गया है इस जो दीवार का आयतन है उस दीवार के आयतन में 3/14 हिस्सा गारा है, तो गारा के अलावा ईंटा कितना लगा होगा, 3 हिस्सा गारा है 14 में से, तो 7 हिस्सा 11 हिस्सा क्या लगा होगा ईंटा, तो 11/13 हिस्सा क्या है, 11/14 हिस्सा इसमें दोस्तों क्या है, ईंटा है। तो 11/14 हिस्से का मान निकालना है। ईंट का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों 18 गुणे 15 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। इसी को हल करने हैं आपको, हल करिए भैया। 12 से 12 कैंसिल यहाँ पर 100 बार में, 12 से 12 यहाँ पर 100 बार में कैंसिल हो जाएगा। 15 से काटेंगे 15 या 45 3 बार में कैंसिल होगा, और 9 से काटेंगे 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पर 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 3 से काटा जाएगा 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 से काटा जाएगा 7 तियाँ 21। क्लियर है। ऊपर क्या हो गया 3 तियाँ 9, 11 9 99, 11 9 99 गुणे 100, 99 100 बटे नीचे क्या हो गया 2 दूनी 4, नीचे है 4, 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 3 बचेगा 4 सते 28, 2 बचेगा 4 पंजे 20, 2475 ईंट लगे हैं इस दीवार में, तो 2475 ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आपको। चलिएगा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10, और इस सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, एक बार सभी लोग इस सवाल को ध्यान से पढ़ के समझिए। कहा गया है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में शहरी छात्रों से ग्रामीण छात्रों का अनुपात क्या है दोस्तों, 5 संबंधी 3 हैं। शहरी छात्र और ग्रामीण छात्र हैं, 2 प्रकार के छात्र हैं। शहरी के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर सी, इसको लिखते हैं जी। क्या है 5 संबंधी 4 के अनुपात में है, 5 संबंधी 3 के अनुपात में है, 5 संबंधी 3 के अनुपात में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। क्लियर है। चलिए आगे क्या कहा गया है, एक परीक्षा में ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों की तुलना में 40% अधिक हैं। सभी छात्रों के औसत अंक 69 हैं, तो ग्रामीण छात्रों के औसत अंक क्या है दोस्तों।
चलिएगा 40%। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है 80 छात्रों की एक कक्षा में शहरी छात्रों से ग्रामीण छात्रों का अनुपात 5 संबंधित 3 है। एक परीक्षा में ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों की तुलना में 40% अधिक हैं। यदि सभी छात्रों के औसत अंक 69 हैं तो ग्रामीण छात्रों के औसत अंक बताइए। औसत अंक क्या होगा ग्रामीण छात्रों का, ये आपसे पूछा गया है। दो प्रकार के छात्र हैं, एक शहरी हैं, सिटीजन वाले हैं, शहरी है दोस्तों, एक शहरी हैं और एक क्या है ग्रामीण है। शहरी के छात्र का अनुपात क्या है 5, ग्रामीण के छात्र का अनुपात क्या है दोस्तों, ग्रामीण के छात्र का अनुपात क्या है 3 है दोस्तों। क्लियर, 3 है। यहाँ पर कहा गया है कि जो ग्रामीण छात्र के औसत अंक हैं शहरी छात्रों की तुलना में क्या है 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है दोस्तों 2/5, 2/5, यानी शहर वालों का औसत अंक क्या है 5 है, तो ग्रामीण वाले का क्या है दोस्तों, ग्रामीण वाले का 2 अधिक, इसका मतलब 7 होगा। क्लियर है। देखिए शहर वाले की संख्या क्या है 5 अनुपात गुना औसत, औसत क्या है 5 है, ये टोटल क्या हो जाएगा उनके अंक हो जाएंगे शहर वाले का। ग्रामीण वाले का अंक क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है 3 अनुपात, कितने औसत अंक हैं 7, ये टोटल अंक हो जाएंगे किसके, ग्रामीण के। ये टोटल शहरी और ग्रामीण के अंक का टोटल जो अंक होगा दोस्तों, ये ओवरऑल अंक कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 69 दिया है औसत, और अनुपात में संख्या क्या हो जाएगा 5 + 3 8, तो 8 × 69 हो जाएगा। ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल हो गया उनकी अंकों की संख्या। ये भी क्या है टोटल अंकों की संख्या, दोनों अंकों की संख्या क्या होगा बराबर। यहाँ से हल करेंगे 5 × 5 = 25, 7 × 21, 21 और 25 क्या हो जाएगा 46, 46 बराबर हो जाएगा दोस्तों 8 × क्या 69, 8 × 69 काटेंगे तो 23 दूना 46, 23 × 69, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 4 × 12, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, एक अनुपात का मान दोस्तों हो जाएगा 12। अगर एक अनुपात का मान 12 है तो आपसे किसका पूछा गया है, ग्रामीण छात्रों की औसत अंक क्या है, तो ग्रामीण छात्रों का औसत अंक है कितना 7 अनुपात है, 7 अनुपात है, तो 7 का मान निकालना है, 12 × 7 = 84 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। एक अनुपात का मान 12 है, 7 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिएगा आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है यहाँ पर, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 5 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब 1 था 3 हो गया, कितना ब्याज मिला 2 अनुपात ब्याज मिला है। मूलधन क्या था 1 था, मूलधन गुणे दर नहीं पता है, समय 10 वर्ष बटे क्या 100, यहाँ से काटेंगे 10 दहिया में 100, 10 बार में कैंसिल, आर का मान यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 20%, आर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 20%। अगर आर का मान 20% है तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी का मतलब 1 से 5 हुआ 4 रुपये ब्याज मिलेगा यहाँ पर। मूलधन क्या था 1, दर क्या है यही दर 20% है, समय निकालना है बटे 100, 20 पंजे 100, 5 चौको 20, टी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष, तो 20 वर्ष में यह धन 5 गुनी होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी ए और बी और सी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ये टोटल कार्य है। ये क्या है, यह टोटल कार्य है। इसमें कहा गया है कि ए जो है बी द्वारा लिए जाने वाले समय से 2 गुना समय लेता है। ए और बी का समय का अनुपात क्या हो जाएगा, ए 2 गुना समय लेता है बी की अपेक्षा, तो इसका क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा उल्टा 1/2 हो जाएगा। ठीक है। कहा गया है आगे, और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, सी की तुलना में 3 गुना समय, ए जो है सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, यानी अगर सी 1 समय लेता होगा तो ये 3 समय लेता है। इनके क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ से आप क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए तीनों का, ए
बी और यहाँ पर सी, या तो ऐसे लिखिए, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी। ए और बी का क्या है क्षमता का अनुपात, एक संबंधी 2 है, यानी ए का क्या है 1 है, तो बी का क्या है 2 है। ए और सी का क्या है दोस्तों, ए का है 1, तो सी का कितना है दोस्तों 3 है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, 2 1 कम 2 और 1 यहाँ पर 3, 3 3 6। भाई देखिए 6 की क्षमता से 6 दिन में काम हो रहा है, इतना काम टोटल है। अगर यही काम सी अकेले करेगा तो सी 3 की क्षमता से काम करेगा, 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12 दिन का समय लगेगा इस सी अकेले जब काम करेगा, तो 12 दिन इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 13। ए ने 40,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बाद में 9 महीने बाद बी ए के साथ शामिल हो जा गया। वर्ष के अंत में बी द्वारा लाभ ए के लाभ का 3/8 गुना था। बी द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। बी ने कितनी धनराशि जमा किया है यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। इसमें बी ने कितनी धनराशि जमा किया है यह आपसे पूछा गया है। देखिएगा इसमें ए है और बी है, 2 लोग हैं, एक आदमी कौन है ए और एक आदमी कौन है भैया बी है। ए ने तो 40,000 रुपये जमा किया ही है, 40,000 ए ने जमा किया है, पूरे 12 महीने तक इसका पैसा लगा रहा है बिजनेस में। बी के लिए कंडीशन क्या है, बी ने 9 महीने बाद ए इसमें आया है, तो इसका मतलब है 3 महीने तक बिजनेस में था और कितना पैसा लगाया है, x रुपये पैसा लगाया है। नहीं पता है कितने पैसे लगाया है, तो x मान लेते हैं। और इनके लाभ का अनुपात क्या है दोस्तों, इनके लाभ का अनुपात क्या है, बी का लाभ ए के लाभ का, ए का लाभ क्या है दोस्तों 8 है, तो बी का लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 8 संबंधी 3, 8 संबंधी 3। क्लियर। इसको हल करेंगे जब आप दोस्तों, जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से कटेगा, यहाँ से 3 से काटिए, 3 चौको 12, 4 बार में 4 चौको 16, 4 चौको क्या हो जाएगा 16 के बाद 4 जीरो, 16 के बाद दोस्तों कितना जीरो, तो 4 जीरो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर 1 जीरो ज़्यादा बन गया है, थोड़ा सा इसको 1 जीरो यहाँ पर कम करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है, 4 जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 4 जीरो बराबर। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा, बटे कर दीजिए, बराबर नहीं बटे कर दीजिए, अनुपात है यहाँ पर, ये अनुपात है, तो यहाँ पर हम बटे कह सकते हैं, कितना बटे हम क्या कह सकते हैं यक्स कह सकते हैं, ठीक है बटे यक्स बराबर यहाँ से 8/3 हो जाएगा। 8 से काटिएगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, यानी हो जाएगा 20,000। 20,000 गुणे 3 करेंगे तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 60,000। 60,000 रुपये बी ने लगाया है इस बिजनेस में, तो 60,000 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों इसका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। यदि 400 का 60%, 400 का 60%, 60% मतलब 60/100, ठीक है, प्लस 280 का के परसेंट यानी k/100 बराबर किसके है 296 के। यहाँ से आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 चौको 24, 240 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 k/10 बराबर का 296। 240 को इधर लेकर जाएंगे तो इधर हो जाएगा क्या 28 k/10 बराबर 296 माइनस का 240,
घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। 28 दूना 56, तो के का मान क्या हो जाएगा 20। के का मान कितना हो जाएगा 10 गुना 2 यानी 20। के का मान दोस्तों 20 होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। ए और बी की आय 4/5 के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है, और उनके व्यय का अनुपात क्या है 5:4 है। तो यदि ए 6,000 रुपये बचाता है और बी 12,000 रुपये बचत करता है, तो ए का आय बताइए। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक कौन है दोस्तों यहाँ पर, एक है बी। ए का आय का अनुपात क्या है 4, बी की आय का अनुपात क्या है 5। कितना बचा लेते हैं, ए बचाता है 6,000। ए कितना बचाता है दोस्तों 6,000 बचाता है, और बी कितना बचाता है, ये बचाता है 12,000। ठीक है, 12,000 यहाँ पर ये बचाता है। ओवरऑल इनकी व्यय कितना होता है दोस्तों, खर्चा कितना होता है 5/4। देखिए तिरिया गुना करेंगे, इसका इधर इसका इधर, और अधिक में से कम वाला घटाएंगे। 4 चौको 16, 5 पचे 25, 16 25 का अंतर क्या हो जाएगा 9। 9 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 6 चौको 24,000 यहाँ हो गया, 12 पंजे 60,000 यहाँ। 60,000 में से 24,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36,000। 36,000 बचेगा, 9 से काटेंगे, 9 चौको 36 यानी 4,000। एक अनुपात का मान दोस्तों 4,000 हो गया, तो एक की आय क्या है, एक की आय तो 4 है, तो 4 अनुपात का मान 16,000। 16,000 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भैया। देखिए प्रश्न नंबर 16। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, दो व्यक्तियों ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:14 होगा, तब 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आपसे पूछा गया है दोस्तों। चलिएगा, दो व्यक्ति हैं, एक आदमी ए है और एक आदमी दोस्तों यहाँ पर बी है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया गया है, 5:4 है। ठीक है भाई, 5:4 है। 6 साल बाद 6 वर्ष ए की आयु बढ़ेगा और 6 वर्ष बी की आयु बढ़ेगा। इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है 17:14। 17 दोस्तों कितना होता है 14। 17:14 हो जाता है। चलिए यहाँ से निकालिए, 14 5 70 और 17 चौको 68। 68 70 का अंतर कितना 2। 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, दो बराबर यहाँ पर हो गया दोस्तों, 2 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 और 14 का अंतर कितना है 3। 3 का गुना 6 में करेंगे तो 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 9 बार में कटेगा, यानी एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 9। अगर एक अनुपात का मान 9 है तो एक की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 5 अनुपात 5 9 45। बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 9 चौक 36। 12 वर्ष बाद यानी 12 साल ए की उम्र बढ़ेगी, अब 12 साल बी की उम्र बढ़ेगी। जोड़ेंगे यहाँ पर तो 12 12 जोड़िए, इसमें 12 और 45 क्या हो जाएगा 57, और ये क्या हो जाएगा 6 2 8 3 1 4 48। 57/48, तो 57/48 हो जाएगा। अभी इसको काट के छोटा करिए, 3 से काटिए, 19 3 57, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 19 बार में ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या बार में कटेगा 16 बार में, तो 19 से संबंधित 16 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में दिया गया है दोस्तों। क्लियर है, एक बार सभी लोग बताइए आयु से संबंधित क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत है आपको। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा है 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों आपके सामने। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया भैया, ए 75% कार्य को 30 दिन में कर सकता है। 75% कार्य को 30 दिन में कर सकता है। 75% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 75% का मतलब 25 से 3 75 यानी 3/4।
3/4 भाग काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कार्य कर सकता है। अगर पूरा एक भाग करना होगा तो कितना दिन लगेगा? 3 से कटेगा 10 बार में, 10 चौको 40, ठीक है, यानी 40 दिन में ये पूरा काम को कर सकता है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर? बी के लिए कंडीशन बोला गया, ये ए के लिए कंडीशन है और यहाँ पर बी के लिए कंडीशन है। बी के लिए क्या कहा गया है? तो बी के लिए कहा गया है कि बी उसी कार्य का 50% हिस्सा 18 दिन में कर सकता है, तो 100% हिस्सा कितना दिन में करेगा? 36 दिन में। ठीक, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में हो जाएगा? पहले टोटल कार्य निकालिए। टोटल कार्य कैसे निकालेंगे? 40 और 36 का निकालिए लघुत्तम। 40 और 36 का लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 और 36 का लघुत्तम क्या होगा? चलिए लघुत्तम 40 मान लेते हैं। 36 में क्या होता है? 9 चौको 36, 40 में 4 है, 9 की कमी है, 9 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा इसका लसम, यानी 4 9 36, 360, 360 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्त, 360 हो जाएगा। 40 से भाग देंगे 360 में तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? कितनी बार में जाएगा बताइए? कितनी बार में जाएगा? तो 9 बार में जाएगा, 9 बार में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी ए की क्षमता क्या है? 9 है। बी की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों? 36 से भाग देंगे 360 में, 10 बार जाएगा। बी की क्षमता क्या हो गई? 10। अगर दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो 9 + 10, एक दिन में 10 काम होगा। सॉरी, एक दिन में 9 + 10 यानी 19 काम होगा दोस्तों। एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में दोस्तों 19 काम होगा। किसका? टोटल कार्य का। टोटल कार्य कितने हैं? 360। तो कितना भाग काम समाप्त होगा एक दिन में? 19/360। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। क्लियर? चौथा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 के बाद 18 नंबर, बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है 18 नंबर दोस्तों। 18वां प्रश्न बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे साथियों। अब यहाँ पर इस सवाल को पढ़िए। एक किसान के पास 50 भेड़ें, 125 गायें और 50 घोड़े हैं। वह एक झुंड में केवल एक ही प्रकार के जानवर को रखता है और किसी भी झुंड में समान संख्या में जानवर हैं। झुंड में, हर एक झुंड में संख्या क्या है? जानवरों की समान है। यदि झुंड यथासंभव बड़े हो जाते हैं तो उसके पास कितने झुंड हैं? देखिए दोस्तों, आपको झुंड बताने कितने झुंड हैं, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितने जानवर हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस 50, 125 और 200 का निकाल लीजिए HCF। इसका HCF कितना आ जाएगा? तो आप सभी लोग बताएंगे। इसका HCF तो दोस्तों 25 आएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा? 25। इसका HCF क्या होगा? 25 होगा। अगर दोस्तों 50 भेड़ हैं, भेड़े की संख्या क्या है? 50 है। अगर 50 भेड़ हैं और 25 से भाग देंगे तो कितने कितने यहाँ पर झुंड बनेंगे? भेड़ों की संख्या क्या है? 50 है। 50 भेड़ हैं, 25 से भाग देंगे दोस्तों, अगर आप 25 से भाग देंगे 50 में तो 2 आएगा। बोलिए 2 आएगा, यानी 2 झुंड यहाँ पर बनेगा। हमें हर एक झुंड में कितने कितने भेड़ें चाहिए? 25-25। ठीक है, यानी जब 50 भेड़ें हैं तो इसमें कितने झुंड बनेंगे? 2 झुंड यहाँ पर बनाना पड़ेगा। 125 गायें हैं, 125 गायें हैं और हर एक झुंड में 25-25 क्या है? यहाँ पर गायें हैं। तो कितने झुंड यहाँ पर बनेंगे? 25 पंजे 125, 5 झुंड गाय का बन जाएगा। प्लस 200 हमारे पास घोड़े हैं, हर एक झुंड में 25 क्या है? घोड़े हैं। तो कितने झुंड बनेंगे यहाँ पर? 25 8 200, 8 झुंड यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, टोटल कितने झुंड बन गए? 8 5 13 2 15 झुंड। टोटल दोस्तों 15 झुंड बन गए। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आज का ये 19 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर हमें जरूर बताएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रश्न का आंसर हमें बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए दोस्तों। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, जिनमें से एक ए से बी की ओर और दूसरा बी से ए की ओर दौड़ना शुरू करता है। वे एक दूसरे को 1 घंटे में पार करते हैं। 16 घंटे पहला व्यक्ति बी पर दूसरे व्यक्ति के ए तक पहुंचने में
15 यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक दिया गया है, मिस्टेक हो गया है यहाँ पर टाइप करते समय, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग इसको ना लगाएं, ठीक है। और अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों, उसमें हम लोग 19 के बाद एक और क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर आज का जो क्वेश्चन है वाला, इसको हम लोग कल सेलेक्ट कर लेंगे और हम लोग कल 20 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों। कल मैं इसको बता दूंगा, देख लेते हैं क्या इसमें मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग टाइप करते समय दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का इस सेशन। और दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए और लोगों तक शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए इस वीडियो को जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,